जय हिंद दोस्तों। मैं एसएन सिंह सार्क आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले मैं अपनी तरफ से एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जो कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान निर्माता, जिनका जीवन त्याग से परिपूर्ण, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, समाज में समानता, बंधुता एवं नागरिकों के अधिकार की विचारधारा के प्रतिपादक, हमारी आज की युवा पीढ़ी व समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन काल को काफ़ी अच्छे से पढ़ना एवं जानना चाहिए। अगर हम बात करें तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन काल एवं जीवन परिचय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर, मेंस के निबंध लेखन में बीच बीच में आप उनकी विचारधारा को कोट करके एस्से को काफ़ी महत्वपूर्ण बना सकते हैं, एवं जीएस के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इतिहास में कम से कम 2 क्वेश्चन एवं नीति शास्त्र के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार आप इस टॉपिक को तैयार करके 40 से 50 नंबर का महत्वपूर्ण भाग कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल को भी पढ़कर विचारधाराओं के तुलनात्मक प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम सीसैट के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के लेक्चर फर्स्ट को शुरू करते हैं। आप अपने साथ पेन और कॉपी साथ में रखें और हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पी, क्यू और आर 3 नगर हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। क्यू पी के पश्चिम में है, तो क्यू जो है पी के पश्चिम में है, पश्चिम में हम बना दिए, ठीक। और आर पी के दक्षिण में है, आर जो है पी के दक्षिण में है, ठीक ना। क्यू और आर के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी हमें जे वाली दूरी पता करनी है, ठीक ना। तो पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है और पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर। तो हमें ये दूरी पता करनी है। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं यहाँ पर कि ये इसको बना देते हैं समकोण, ठीक। ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया लंब, और यहाँ से ये मिल गया कर्ण। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। जी तो आपको पता ही होगा, बेसिक फार्मूला है जी। तो आर क्यू बराबर आधार हो गया आपका पी क्यू और पी आर हो गया लंब आपका, ठीक ना। यहाँ से हम ले लेते हैं इसको 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 6400, ठीक है ना। दोनों को जोड़ के रूट के बाहर जब निकालेंगे, दोनों को जोड़ दिए मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक। बाहर निकालेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा, जो कि है आर क्यू, ठीक ना। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही है, ठीक। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, हम पी क्यू 60 हो गया, आधार हो गया, पी और आर लंब हो गया, कर्ण, ठीक ना। कर्ण बराबर हम जानते हैं कि अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। आर क्यू जो आपका कर्ण हो गया पी क्यू स्क्वायर और प्लस आर पी आर स्क्वायर, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। हम इसको कैलकुलेट कर दिए, इसका आ गया 100, ठीक ना। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन का। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला। हम मान लेते ए यहाँ पर है, यहाँ से 20 मीटर चला, ठीक। जहाँ उसका मित्र बी उससे मिल गया, यहाँ मान लीजिए बी उससे मिल गया, ठीक ना।
वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ साथ चले। इसी दिशा में 10 मीटर और चला देते हैं, ठीक। तब ए बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ने का मतलब इधर मुड़ जाएगा, ठीक ना। आप बाईं ओर दाईं ओर थोड़ा समझ लीजिएगा कि इधर मुड़ना हमको, ठीक ना जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बी दाहिनी ओर मुड़ गया, तो बी को हम दाहिनी ओर मोड़ देंगे। आप अपने हाथ के हिसाब से देख लीजिएगा कि हमको दाहिनी ओर किधर मोड़ना है और बाईं ओर किधर मोड़ना है, ठीक ना। यहीं से क्वेश्चन आपका सही और गलत होने का चांस रहता है, ठीक। ये जो है 2 मीटर चला, ये जो है आपका 2 मीटर चला, और बी जो है आपका 8 मीटर चला। बी जो है 8 मीटर चला, ठीक ना। फिर बी बाईं ओर मुड़ गया, फिर बी जो फिर बाईं ओर मुड़ गया और 4 मीटर चला, 4 मीटर चला, ठीक ना। जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर, इसके बाद ये दाहिनी ओर फिर से मुड़ गया और 5 मीटर चला और अपने कार्यालय पर पहुंच गया, ठीक ना। यहाँ इसका कार्यालय है, कार्यालय पर पहुंच गया। ए दाहिनी ओर मुड़ गया। अब यहाँ से देखिए ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चला और ये भी अपने कार्यालय पर मुड़ गया, ठीक, पहुँच गया, सॉरी, कार्यालय पर पहुँच गया। दोनों कार्यालयों के बीच की दूरी मतलब ये हमें ये दूरी ज्ञात करनी, ठीक ना। अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 4, तो 8 और 2 इस ये हो गया आपका पूरा 10, यानी कि ये पूरी दूरी आपकी हो गई 15, ठीक ना, 15 हो गई। और यहाँ पे हम इसको अगर निकालते हैं, इसको, ठीक ना, इसको अगर निकालेंगे तो 12 में से 4 घटा देंगे, जे वाली दूरी, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 12 में से 4 घटा देंगे तो ये 8 आ गया, ठीक ना। अब हम इसको वही फार्मूला फिर से पीछे वाला लगा देंगे कि यहाँ मान लेते हैं बी का कार्यालय, यहाँ ए का कार्यालय, तो बी और ए के कार्यालय के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए 15 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि आपका यहाँ पे देखिए समकोण बन जा रहा है, तो 15 का आपका लंब हो जा रहा है, ठीक ना। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे, तो आधार का स्क्वायर हमारा कितना बन रहा है, यहाँ पे देखिए 8 बन जा रहा है, ठीक ना। तो आधार का स्क्वायर कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका ये 15 15 गुणा करेंगे तो 225 और 8 8 64, ठीक। और बी ए बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 289 बराबर आपका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक ना। आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही हो गया, ठीक ना। आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिलिंग ब्लैंक्स का। इसमें सबसे पहले हमें ये करना है कि इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक ना। देखते हैं कितना है, 1 है, फिर यहाँ पे देखिए आप बी डैश ए, फिर ब्लैंक ए बी और ए बी। टोटल काउंट कर लेंगे कितना हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को हम गुणनखंड कर देंगे तो ये टूट जाएगा 6 गुने 3 में। सबसे पहले हम पहला वाला लेते हैं, ठीक ना। अगर इसके हिसाब से फिलिंग ब्लैंक अगर सही आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम छोटा वाला ले लेंगे। तो हम इसी के हिसाब से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट में हम डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। अब उसके बाद हम मिलाते हैं इसको कि देखें कैसे कैसे हम इसको सही से भर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसमें यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, ठीक ना। यहाँ लास्ट वाला सेम है, लास्ट वाला यहाँ भी सेम है, इसका मतलब जो है इसके हिसाब से हम इसको भर सकते हैं। तो यहाँ ए कर देंगे, ठीक ना, यहाँ बी आ गया और उसके बाद यहाँ भी हम बी कर सकते हैं, ठीक। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर बी भर देंगे, ठीक, और यहाँ भी बी भर देंगे। और यहाँ पर देखिए ए दिया है और यहाँ पर ए खाली जगह है तो इसको ए कर देंगे, ठीक ना, सही। और यहाँ पर भी ए कर देंगे तो अपना आ गया
ए बी ए बी ए, ठीक, बी, ए बी ए बी ए बी, ठीक ना। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक, आप इसको एक बार फिर से अच्छे से करके देख लीजिए। आइए तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी घड़ी की सुई और मिनट की सुई एक बार में कितनी बार परस्पर कोण पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44। ठीक ना। कोई घड़ी है और इसमें कोई छोटी सुई है, कोई बड़ी सुई है, तो ये परस्पर 44 बार समकोण बनाती है। ठीक ना। और विपरीत, एक दूसरे के विपरीत यानी 90 डिग्री और विपरीत यानी 180 डिग्री भी 44 बार ही होती। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। ठीक ना। और एक दूसरे पर समानांतर सुइयाँ जो है, छोटी और बड़ी सुई जो है, एक दूसरे पर समानांतर यानी 0 डिग्री 22 बार होती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का न्यून कोण कितना है? तो आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सॉरी, ये वही घड़ी मान लीजिए। ठीक ना। यहाँ 12 बजता है, 1 2 3 4 5 6। आप इसमें समथिंग बजा दीजिए, सवा, यानी 3:25। ठीक ना। अब यही कोण हमसे पूछ रखा है। ठीक ना। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा फार्मूला है, थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट सर्वांगसम का चिन्ह मतलब ये होता है कि आप इसमें से जो भी बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक ना। 30 घंटा, ठीक ना, हावर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11/2 गुने मिनट कितना दिया है, तो इसमें 25 दिया है, और 30 गुने 3, थीटा आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 137.5 सर्वांगसम 90। इसमें हमारा ये बड़ा पोर्शन है तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को हम घटा देते हैं। ठीक ना। तो ये आ जाएगा आपको 47.5 डिग्री। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ दशमलव हो जाएगा आपका। ठीक, सॉरी, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक ना। अगर यही हमसे ये न्यून कोण की जगह अगर अधिक कोण पूछा रहता कि इसमें मैक्सिमम कोण कितना बन सकता है, तब हम इसको क्या करते, मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 360 माइनस न्यून कोण। ठीक ना। न्यून कोण को हम घटा देते, 360 माइनस 47.5 डिग्री। ठीक ना। यहाँ से हम इसको घटा दिए 5 और 312 डिग्री। ठीक ना। ये मैक्सिमम कोण आ जाएगा जब ये क्वेश्चन में पूछे तब। ठीक ना। हम ऐसे आपको जानकारी के लिए बता दिए। ठीक ना। दोस्तों आप हमारे साथ कॉपी कलम साथ रखे होंगे, शायद आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ साथ, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें ताकि आपका प्रैक्टिस समानांतर चलता रहेगा। ठीक ना। अलग से आपको समय नहीं निकालना पड़ेगा, ताकि कम से कम समय में आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चला और वापस मूल स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से आया, यानी वापस जब यही आया है
तो आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आया। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है, ठीक ना। तो हम इसमें देख लेते, माना जो ये दूरी है, जो चली गई दूरी x है, ठीक। तो दोनों तरफ जाने और आने दोनों तरफ की दूरी हो गई x + x बराबर आपका हो गया 2x। अब हम इसमें बेसिक फार्मूला देख लेते हैं क्वेश्चन का। आप जैसा जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर औसत दूरी बटे औसत समय। औसत समय ले लेंगे इसमें हम, ठीक ना। तो इसमें देख लीजिए आप, औसत दूरी आपकी तो हो गई, मान लीजिए टोटल दूरी 2x, ठीक। समय निकालना हमको, तो आप जानते हैं यहाँ से कि समय जो है, समय बराबर चाल गुणे नहीं सॉरी दूरी बटे समय होता है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, पहली दूरी के लिए, पहले समय के लिए t1 जो है आपका x/40 + x/50, ठीक ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x अपान, ये ऊपर चला जाएगा तो 90x, ठीक ना, बटा ये आपका आ जाएगा 36 और ये 20, 200 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक ना। अब इसको हम शॉर्टकट देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली होता कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक का होता है फॉर्मूला, औसत चाल बराबर 2v1 v2, ठीक ना, अपान v1 + v2। v1 आपकी होगा वेग, ठीक ना, वेग मतलब चाल है, ठीक। तो वेग आपका v1 आपका है 40 और v2 आपका है 50 बटे v1 40 + 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी आएगा 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ना हो तो इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक ना। औसत चाल बराबर 2v1 v2 अपान v1 + v2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, यानी कि जितनी पंक्ति हो, मान लीजिए 4 पंक्ति हैं तो 4 स्तंभ भी होने चाहिए, यानी वर्गमूल के हिसाब से, ठीक ना, समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि 1000 + x मतलब और कितने अधिक पौधों की आवश्यकता होगी ताकि ये बराबर पंक्तियों और स्तंभों में समान आ सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 1000 का वर्गमूल करते हैं और इसके देखते हैं करीब में कौन सी संख्या आती है, ठीक ना। तो 1000 के समथिंग में अगर हम देखें तो मान लीजिए 30 है, 30 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाएगा 900, ठीक। 31 का करेंगे तब भी देखते हैं कि हम इसके करीब में 31 का करेंगे तो मान लीजिए 1 और 3, यहाँ देखिए हम लिख रखे हैं 2 अंक एवं 3 अंक के वर्ग करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे दे रखेंगे। मान लीजिए 31 है, 31 यानी ए बी का स्क्वायर है तो पहले हम बी का स्क्वायर कर देंगे यानी ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से कि a × b × 2 यानी 3 × 1 × 2 कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 और a का स्क्वायर मतलब 3 × 3 = 9, 3 का स्क्वायर कर देंगे मान लीजिए यहाँ पर।
इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक ना। अगर मान लीजिए शेषफल अगर कुछ बचता है तो नेक्स्ट वाले में जोड़ के चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 3 तिरिका 9 6 1, जो कि 1000 से कम है, लेकिन हमको कितना चाहिए, 1000 से प्लस चाहिए। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब इससे बड़ा डिजिट ले लेंगे। अब देखते हैं हम 32 का करके 32, ठीक ना। फिर उसी फॉर्मूले पर रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 2 3 गुणे 2 गुणे 2 ए बी गुणे 2, ठीक ना। फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट लगा लीजिए, ये समझिए कि डिजिट में, ठीक ना। अब यहाँ पर आपका हो गया 2 दूना 4, 3 दूना 6 दूना 3 दूना 6 दूना 12, ये आपका बन रहा 12। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 में जो है 2 यहाँ पे लिख देंगे और एक जो है शेषफल ले लेंगे, वो आगे वाले डिजिट में जोड़ देंगे। जैसे 3 तिरिका 9 हो गया, इसका 9 1 10, यानी 1024, ठीक ना। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्ग कर सकते हैं, ठीक ना, 3 अंक या 2 अंक का, ठीक ना। इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो 1024 यानी 1024 1000 से ज़्यादा है, यानी कि 24 पौधे और लगा दिए जाएँ तो उसका वर्गमूल जो है 32 बन जाएगा। तो इस हिसाब से 32 पंक्तियाँ हो जाएंगी और 32 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24, यानी 24 पौधे और हमको ज़रूरत है लगाने की, ठीक ना। तो इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 24, सेकेंड ऑप्शन, ठीक। फिर से इसको समझ लेते हैं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। इसके लिए उसको कम से कम कितने अधिक पौधों की आवश्यकता होगी। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 1000 जो यहाँ पर है, 1000 से और कितने अधिक पौधों की संख्या ज़्यादा चाहिए, यानी x, ठीक ना। अब x निकालने के लिए हम 1000 के करीब वर्गमूल देखेंगे कि कौन सी संख्या का वर्ग जो है 1000 के करीब आता है, जो 1000 से ज़्यादा हो। तो हमने 30 का निकाला तो जी 900 बना, 31 का निकाला तो 961 बना, ठीक ना। और हम 32 का जब निकाले हम तो ये 1000 से ज़्यादा बना, यानी 1024। तो हम 32 को ले लेते हैं कि 32 पंक्तियाँ और 32 स्तंभ इसमें बन सकते हैं। तो कितने पौधे और चाहिए, तो 24 पौधे और चाहिए, ठीक ना, जो कि 1000 से ज़्यादा है, ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर और देख लेते हैं हम कि अगर मान लीजिए 3 अंक का निकालना हो वर्ग, ठीक ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, पहले सी का स्क्वायर कर देंगे, सी का स्क्वायर यहाँ, ठीक। फिर यहाँ पे बी गुने सी इंटू 2 कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पर ए गुने बी गुने सी इंटू 3 कर देंगे। फिर यहाँ पर ए गुने बी गुने 2 कर देंगे, ठीक ना। फिर ए का स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसी तरह रख देंगे, ठीक है ना। अगर इसका स्क्वायर करने पर जो भी शेषफल यहाँ पे बचेगा, एक्स मतलब देखिए यहाँ पर शेषफल, ठीक ना। तो अगले वाले डिजिट में हम जोड़ देंगे, ठीक ना। इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक ना। और ध्यान रखिए, आपको काफ़ी क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं के संबंध में 2 कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं। अब हम देख लिए S1 और S2 देख लेते हैं क्या है। उनका गुणनफल यानी x और y का गुणनफल जो है आपका 21 है, ठीक। और उनका योग 10 है, x प्लस वाई बराबर 10। अब हम ऐसी कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं जिनका योग 21 आ जाए और जिनका योग 10 आ जाए और जिनका गुणनफल 21 आ जाए। तो अगर हम 3 और 7 ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक ना। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 2 5 2 6 ऐसे रख करके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक ना। वैसे हम 3 और 7 ले लेते हैं तो 3 और 7 का योगफल 10 आ गया और गुणनफल 21 आ गया, ठीक ना। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथनों और प्रश्न के लिए सही है। तो हम देख सकते हैं कि वे संख्याएँ, यहाँ पर प्रश्न दिया वे 2 संख्याएँ क्या। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करने के लिए, यानी 3 और 7 को ज्ञात करने के लिए हमें दोनों ऑप्शन की ज़रूरत है, यानी S1 और S2 दोनों को साथ लेकर चलेंगे तभी हम इन दोनों संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी सही कर देंगे, यानी दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु न तो S1 अकेला और ना ही S2 अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। और इसको जो है S1 और S प्लस वाई और S इंटू वाई, ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से कि हमको कौन सा डिजिट रखना ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी जो हैं भारत से हैं, ठीक ना। यानी कि किसी कक्षा में 100% विद्यार्थी हैं, ठीक ना। विद्यार्थी 100% मान लेते हैं 100, ठीक ना।
तो इसमें से 60% विद्यार्थी, 60% जो आपके विद्यार्थी हैं वो भारत से, यानी 60 जो हैं वो भारत से हैं, ठीक। और 40 जो हैं वो विदेशी हैं, ठीक ना, 40 जो हैं विदेशी हो गए। और विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, यानी 100 में से जो हैं 50 जो हैं लड़के हैं, ठीक, 50 जो हैं लड़कियां हैं, ठीक ना। अब आगे देखें क्या कहता है, यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, यानी कि जो 60 है, 60 में से आपकी 30% लड़कियां हैं, तो 30% यानी 60 गुने 30/100%, जब हटाते हैं तो 30/100 कर देंगे, ठीक ना, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 कर देते हैं, ठीक ना। तो 0 से 0 काट देंगे और इसका आ जाएगा 18, यानी 18 जो लड़कियां हैं, ठीक, 18 लड़कियां आपकी हैं, मान लीजिए गर्ल्स, ठीक। तो 18, तो 60 में से 18 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 42 यानी लड़के हैं, ठीक ना, भारत के, ठीक, 42 लड़के हैं। अब जब 42 लड़के हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, 50 है, ठीक ना, टोटल लड़कों की संख्या 50 है। तो 50 बॉयज़ में से 42 बॉयज़ घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 लड़के, मतलब विदेशी हैं, ठीक, 8 लड़के विदेशी हैं इसमें। अब आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, ठीक ना। तो विदेशी विद्यार्थी कितने हो गए आपके यहाँ पे, विदेशी विद्यार्थी आपके हो गए यहाँ पर 40 में 8 लड़के हैं, तो 8 लड़के कितने प्रतिशत हुए, तो प्रतिशत हम बता देते हैं कि 40 जो हैं 40 विदेशी हैं, जिसमें 8 लड़के हैं बॉयज़ और 32 विदेशी लड़कियां हैं, ठीक ना। तो 40 का x%, ठीक ना, x% मतलब x/100 बराबर 8, ठीक ना। हमें यहाँ से पता कर सकते हैं कि 8 जो है 40% के कितने भाग हैं, तो यही फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक ना। तो x बराबर आपका काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 5 × 20 = 100, मतलब कि x बराबर 20%, ठीक ना। यानी कि 8 लड़के जो हैं विदेशियों में 40 में से 20% हैं, ठीक ना। इस हिसाब से हम आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं, तो 60% विद्यार्थी जब भारत से हैं तो यानी कि कक्षा में मान लीजिए 100% लड़के हैं, 100% यानी 100, तो 60% भारत से, तो भारत से 60 हो गए और विदेशी हो गए आपके 40। विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, यानी जब टोटल विद्यार्थी 100 हैं तो इसमें 50% लड़कियां, तो 50 लड़कियां हो गई और 50 लड़कियां और 50 लड़के हो गए, ठीक ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे देखते हैं, यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, तो 30% लड़कियां मतलब 18 हो गई, ठीक ना। 60 का 30% आप निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ से कैलकुलेशन करके, और 42 लड़के हो गए, ठीक ना। अब हम यहाँ पे टोटल देख रहे हैं, टोटल लड़के जो हैं भारतीय और विदेशी दोनों मिला करके लड़के हो गए आपके यहाँ पे 50, ठीक। तो 42 घटा देंगे भारतीय विद्यार्थी, जब 42 घटा देंगे भारतीय विद्यार्थियों को तो 8 लड़के बचे, 8 लड़के यानी विदेशी हो गए ये, ठीक ना। अब ये पूछ रहा कि ये 8 लड़के जो विदेशी हैं वो टोटल विदेशी लड़कों को, विदेशी विद्यार्थियों, ठीक ना, कि कितने प्रतिशत हैं, तो हम इसका प्रतिशत निकाल लिए यहाँ पर देखिए हम इसका प्रतिशत निकाल लिए, ठीक ना, कि कितने हैं। उसके बाद आपका आ गया 20%, ठीक ना। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपका एग्ज़ाम जो जून में आने वाला है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ हमारे लेक्चर को अटेम्प्ट करें और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें और अच्छे से इस पेपर को पास कर सकें, ठीक ना, जिससे कि आपका GS1 का पेपर जो है आसानी से चेक हो जाएगा, ठीक ना। बाकी आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फ़र्क पड़ता है तो वो आपकी प्रैक्टिस से फ़र्क पड़ता है। ख़ास करके जब आप सीसैट की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दिन में 2 घंटे भी अगर आप अच्छे से तैयारी कर ले रहे हो तो 1 महीने में आप इस पेपर को आराम से पास कर जाएंगे, सीसैट को क्वालिफाई कर जाएंगे, जिससे आपका GS1 का जो पेपर प्रीलिम्स है वो आसानी के साथ चेक होगा। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अच्छे से इसकी तैयारी करें। ठीक, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।